हेलो गाइस। वेलकम है आपका लर्निंग टू होम चैनल में, जिसके अंदर आज हम इग्नू एमपीएस 003 के नए टॉपिक भारत में मजदूर आंदोलन की चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक एमपीएस 003 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चे जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन। ब्रिटिश पूंजीवाद के विकास के दौर में जो औद्योगिक विकास हुआ, उसी से भारतीय श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। भारत में मजदूरों की पैदाइश चाय, कॉफ़ी, रबर के बागानों में हुई। तो हमारा इंट्रो कहता है कि ब्रिटिश पूंजीवाद जब भारत में था तो उसी दौरान औद्योगिक विकास भारत में देखने को मिलता है, जहाँ से भारत श्रमिक वर्ग यानी भारत के मजदूर वर्ग का जन्म हमें देखने को मिलता है। मजदूरों की पैदाइश चाय, कॉफ़ी, रबर के बागानों में काम करने से हुई थी। सबसे पहले मजदूरों ने इन्हीं में काम करना शुरू किया था। भारत में 1850 के बाद सूती कपड़े तथा परसन के कारखाने लगे थे। बड़े बड़े आधुनिक कारखानों की स्थापना से श्रमिकों पर काफ़ी दबाव पड़ा। उन्हें तरह तरह की मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कामगारों के रहने का, काम करने के हालातों में उनके भारी गिरावट आई। नौकरी की असुरक्षा, यूरोपीय निरक्षकों का अमानवीय व्यवहार, बिना आराम के कई कई घंटों तक काम करने की जगह पर किसी सुरक्षा साधनों का ना होना, स्त्रियों को काम पर लगाना, बाल श्रम आदि, ये ऐसे तत्व हैं जो हमें भारत में देखने को मिले। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि नौकरी की असुरक्षा, उस समय मज़दूरों के पास कोई नौकरी की सुरक्षा भावना नहीं थी। उनको कभी भी काम से निकाल दिया जाता था और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही काम दिया जाता था, लेकिन उनका काम स्थायी रूप से नहीं था। जो यूरोपीय निरीक्षक थे, उनका व्यवहार उनके साथ बिल्कुल सही नहीं था और मज़दूरों से बिना आराम के कई कई घंटों तक लगातार काम करवाया जाता था। जिस जगह पे वे काम करते थे, वहाँ पे सुरक्षा साधन भी न के बराबर थे, जिनसे हादसे होने का खतरा लगातार बना रहता था। स्त्रियों को काम पे लगाया जाता था और बच्चों से भी काम करवाया जाता था। ऐसे कुछ चीज़ें हमें भारत में देखने को मिली हैं, जिनसे श्रमिकों पर बहुत दबाव पड़ा और उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा। भारत में आज़ादी नहीं थी, ब्रिटिशों का राज था। इस कारण भारत में मज़दूरों के हक के लिए और अधिकार के लिए किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। परंतु धीरे धीरे जब इन परेशानियों से और अत्यधिक हालत ख़राब होते गए, तो मज़दूरों में असंतोष फैला, जिससे भारतीय सर्वहारा वर्ग का जन्म हुआ। इस सर्वहारा वर्ग ने मज़दूरों की परेशानियों को देखा और उनके हल ढूंढने शुरू किए। श्री एन.एम. लोखंडे को भारतीय मजदूर वर्ग का सबसे पहला प्रथम नेता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मज़दूरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने विरोध का गठन किया था और उन्होंने बम्बई मिल मजदूर संघ नामक एक संगठन की स्थापना भी की, जो मज़दूरों के पक्ष में खड़ा था। आगे हम देखेंगे मजदूर आंदोलनों की उत्पत्ति। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई, जिसने भारत में चल रहे आंदोलन को सहायता दी और भारत में आज़ादी के लिए चल रहे असहयोग आंदोलन ने मजदूर वर्ग को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करी। 21 अक्टूबर 1920 में कांग्रेस नेताओं जैसे कि एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, सी.आर. वास, इन सबके प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में AITUC भी कहते हैं। यह संस्था हर वर्ष अपने सम्मेलन करती है और इसी संस्था के प्रयासों से सन 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम पास हुआ। यह अधिनियम श्रमिकों को संघ बनाने और उसका सदस्य बनने का अधिकार देता है। दोस्तों, जब तक ये अधिनियम पास नहीं हुआ था, उससे पहले श्रमिकों को संघ बनाने की कोई आज़ादी नहीं थी, परंतु इस अधिनियम के बाद उन्हें संघ बनाने और उसका सदस्य बनने का अधिकार प्रदान हुआ। लेकिन निकट भविष्य में पारस्परिक मतभेदों के कारण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर भारत में भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में जब आंदोलन चल रहे थे, तो सबका एक सामान्य उद्देश्य था, हर प्रत्येक व्यक्ति का एक सामान्य उद्देश्य था कि वह विदेशी शासन से देश को मुक्त कराए। परंतु स्वतंत्रता के बाद सभी के राजनीतिक हित और मजदूर हित अलग अलग हो गए। साथ ही जितने भी राजनीतिक दल थे, वो अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए श्रमिकों की साझेदारी चाहते थे। इस माहौल में शासक दल द्वारा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस का निर्माण हुआ।
इस संस्था के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है और इसी के प्रयासों से वर्तमान में हमें लगभग सभी कारखानों, मिलों और उद्योग धंधों में मजदूर संगठन देखने को मिलते हैं। यह संस्था अपने सदस्यों के हितों की और अधिकारों की रक्षा की वकालत करती है। अब दोस्तों देखते हैं आज के मजदूरों की वर्तमान स्थिति। सबसे पहला पॉइंट, अस्थायी नौकरी। आज भी यदि हम मज़दूरों की स्थिति देखेंगे तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज भी अधिकांश श्रमिकों को अस्थायी नौकरी पर रखा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से उन्हें नौकरी दी जाती है और जैसे ही वो ज़रूरत ख़त्म होती है तो उन्हें उस काम से निकाल दिया जाता है, जिसमें कोई लिखित समझौता नहीं होता और ना ही उन्हें कोई हर्जाना दिया जाता है। इसी कारण समाज में बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। नई तकनीक का आगमन। नई तकनीक के आने से मज़दूरों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई नई तकनीक आती है तो अधिकांश मज़दूर इससे बेरोज़गार हो जाते हैं। वह तकनीक उन मज़दूरों का स्थान ले लेती है या फिर उन्हें उस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले जो मज़दूर वर्ग है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या प्रशिक्षित नहीं होता है, लेकिन जब नई तकनीक आती है तो इसी कारण उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है वेतन। मजदूर वर्ग को आज भी उनके मेहनत से अत्यधिक कम वेतन दिया जाता है। आज भी उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जबकि उनसे घंटों घंटों बिना रुके काम लिया जाता है। उत्पादन का सबसे अधिक मुनाफा पूंजीपति ले जाता है और मज़दूर को केवल इतना वेतन दिया जाता है कि उसके पास दाल रोटी चल सके। और यही कारण है कि आज हमें पूंजीपतियों और मज़दूरों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई देखने को मिल रही है। चौथा पॉइंट है विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनियों द्वारा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कुशल वस्तुएं कम लागत और कम समय में बना दी जाती हैं, जिससे उन्होंने बाज़ारों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। यदि हम विदेशी कंपनी की स्वदेशी छोटी कंपनी से तुलना करें तो हम देखेंगे कि विदेशी कंपनी के पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, नई नई तकनीक होती है, जिसका इस्तेमाल कर वे वस्तुओं को बहुत कम लागत और कम समय बना लेते हैं और इसी कारण उन्होंने बाज़ारों में सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा अर्जित कर रखा है। तो इस कारण भी मज़दूरों पर विदेशी कंपनियों का अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। धन्यवाद।